बाजार बोलता है इसमें एक बार एफआईज का डेटा से शुरुआत करते हैं। कल एफआईज ने एक बार फिर सेलिंग की है और डीआईज ने एक बार फिर बाइंग की है। हालांकि एफआईज की सेलिंग का ही इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है कि मार्केट में थोड़ा सा दबाव है और 1970 करोड़ रुपए की वो कल सेलिंग करके ले गए हैं, 726 करोड़ रुपए की वो बाइंग करके ले गए हैं। लेकिन एक बार देख लेते हैं फटाफट से ग्लोबल इंडिसीज का हाल, किस तरह से ग्लोबल इंडिसीज इस समय कामकाज कर रहे हैं। तो ग्लोबल इंडिसीज में देखें तो अमेरिकन मार्केट्स में कल डाउ में तेजी थी, लेकिन नेस्डेक में गिरावट थी। शंघाई फ्लैट है, हैंसेंग में करीब 0.25% की बढ़त है। निकाई और कोस्पी में गिरावट देखने के लिए मिल रही है, करीब कोस्पी 1% से ज़्यादा डाउन है। एक बार देख लेते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि आज रफ्तार पकड़ रहे हैं। तो रफ्तार पकड़ने वाले शेयरों में गैब्रियल अगेन 20% ऊपर, वीनस पाइप यहाँ करीब 7.5% का उछाल, राइट्स, क्वेस्कॉप और सिरमा यहाँ पर करीब 5 से 6% की तेजी देखने के लिए मिल रही है। एक बार देख लेते हैं कौन से शेयर्स हैं जहाँ पर कि थोड़ा सा प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। तो आरटीएन पावर कुछ दिन की तेजी के बाद आज गिरावट 6% की, रेडिंगटन में भी यही हाल है, करीब 5% नीचे। किर्लोस्कर ब्रदर्स, जिंदल वर्ल्ड वाइड और आरटीएन इंडिया इन सभी में 3.5% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। कल की इंपॉर्टेंट खबर ये थी कि अमेरिकी संसद में कल वहाँ पर टैक्स बिल पास हुआ, जिसको डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही ब्यूटीफुल बिल पे बोल रहे थे। बिल में करीब 4.5 ट्रिलियन के टैक्स कटौती का प्रोविज़न रखा गया है और करीब 1.3 ट्रिलियन डॉलर की स्पेंडिंग कम करने का टारगेट किया गया है। टिप, कार, लोन और ओवरटाइम वर्क्स पर टैक्स में ढील दी जा रही है। अमित सर, कैसे देख रहे हैं इस टैक्स बिल को और इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे इंडियन कंपनीज के लिए, अगर कुछ भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई इम्पैक्ट पड़ना है तो? जी, देखिए विवेक, अभी ये बिल जो है, अभी इसको पास होने में जो है काफी ज्यादा दिक्कतें अभी भी आ रही हैं, क्योंकि वैसे तो थ्योरेटिकली देखें तो देखिए हाउस में भी क्लियर हो गया है, सीनेट में भी क्लियर हो गया है। मगर इशू ये है कि हाउस में जो वर्जन क्लियर हुआ था वो सीनेट में वो वाला वर्जन क्लियर नहीं हुआ। वहां पे बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े उनको रिपब्लिकन्स की सपोर्ट लेने के लिए। तो पर्टिकुलरली जो सॉल्ट कैप वाला जो इशू है वो बहुत ही बड़ा इशू था। फिर मेडिकेड एक बहुत बड़ा इशू था। फिर उसके अलावा जो है कुछ और सोशल स्पेंडिंग के इश्यूज थे। तो इन वजहों से अब इशू ये है कि जो सीनेट वाला जो वर्जन है अब हाउस को क्लियर करना है, मगर हाउस में सपोर्ट उसके लिए फिलहाल बहुत मुश्किल है कि वो सपोर्ट मिल पाए, क्योंकि जो ओरिजिनल वर्जन था वो केवल एक वोट से जीता था, एक वोट से पास हुआ था हाउस में। और सीनेट में जो पास हुआ है उसमें हाउस के जो कई मेंबर्स जिन्होंने इस बिल के फेवर में वोट किया था वो अब इस बिल के फेवर में नहीं है, क्योंकि उनको बहुत मेजर ऑपोजिशन फेस करना पड़ रहा है, पर्टिकुलरली सॉल्ट कैप और कुछ कुछ इश्यूज के वजह से। तो इसलिए जो है, एक तो ये बिल पास होना अभी कोई यकीनी तौर पे हम नहीं कह सकते कि बिल पास होगा कि नहीं, और अगर होगा तो उसका कौन सा वर्जन होगा। ये हो सकता है हाउस में फिर से मॉडिफिकेशन हुए बिल को पास कराने के लिए और फिर दोबारा से सीनेट में रिकंसिलिएशन हुए। तो आई थिंक ये टू एंड फ्रो चल रहा है, एंड मे बी और कई हफ्ते जो हैं इसमें लग जाएं कोई एक ऐसा कॉमन बिल निकालने के लिए जो कि हाउस में भी पास हो सके और सीनेट में भी पास हो सके। तो आई थिंक इट इज स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस। तो एक तो ये बात है। दूसरा देखिए, अगर ये बिल पास होता है तो मेरे हिसाब से इट विल बी पॉजिटिव फॉर डॉलर इंडेक्स, क्योंकि इससे जो है यूएस का डेफिसिट बढ़ेगा और फेड जो है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को उसको थोड़ा टाइट रखना होगा बिकॉज ऑफ द राइज इन फिस्कल डेफिसिट्स। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन है, राइज इन फिस्कल डेफिसिट बट अ टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, और लेट्स से एटलीस्ट अ टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी compared to other central banks like Europe and Japan and Bank of England and Bank of Canada, तो उसके वजह से डॉलर इंडेक्स बढ़ सकता है। डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो जाहिर है उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड के ऊपर होता है और पर्टिकुलरली इमर्जिंग मार्केट्स के ऊपर होता है। तो अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ा तो आप मान सकते हैं कि इमर्जिंग मार्केट्स में जो फ्लोज काफी रोबस्ट रहे हैं पिछले कुछ 2-3 महीनों में, वो शायद उतने रोबस्ट ना रह पाए। तो एक तो ये बड़ा इम्पैक्ट है। दूसरा ऑफ कोर्स बॉन्ड यील्ड के ऊपर इम्पैक्ट होना चाहिए। इसके वजह से यूएस में बॉन्ड यील्ड्स बढ़नी चाहिए, थोड़ी बहुत तो एटलीस्ट जरूर बढ़नी चाहिए। काफी हद तक डिस्काउंटेड है, मगर फिर भी जब ये बिल पास होगा तो बॉन्ड यील्ड बढ़ेंगी, उससे इंडियन बॉन्ड यील्ड भी बढ़ेगी।
क्योंकि इंडियन बॉन्ड यील्ड आजकल काफी कोरिलेटेड हो गई है यूएस बॉन्ड यील्ड से, और जब इंडियन बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी तो यहाँ पर जो है वो पीएसयू बैंक्स को जो है वो डेफिनेटली थोड़ा सेटबैक बिल्कुल। लग सकता है। ओवरऑल बैंकिंग, रियल एस्टेट, कैपिटल गुड्स, इनको थोड़ा सेटबैक लग सकता है। सो आई थिंक जो इम्पैक्ट ऑन इंडिया है वो थोड़ा इनडायरेक्ट है, ऐसा बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, बिकॉज दिस इज अ डोमेस्टिक यूएस डॉक्यूमेंट। और इसमें जो है वो जो भी इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ेगा वो बेसिकली डायरेक्ट ना होके इनडायरेक्ट पड़ेगा, बिकॉज इट विल इम्पैक्ट यूएस एसेट क्लासेस, एंड टू द एक्सटेंट दैट इट विल इम्पैक्ट यूएस एसेट क्लासेस, तो अपने आप ही इंडिया और बाकी पूरे वर्ल्ड के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, डन। तो इनडायरेक्टली हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सर अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ट्रेड डील में अपडेट है कि जापान के साथ अमेरिकन टेंशन थोड़ी बढ़ रही है। जापान सहित कुछ देशों पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं टैरिफ लगा दूंगा, जिनके साथ ट्रेड डील 9 जुलाई तक नहीं होगी या ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होगा। इंडियन टीम भी वहां गई हुई है, वहां पर बात कर रही है कि हो सकता है कोशिश यही है कि ट्रेड एग्रीमेंट बन जाए। सर कोई टेक आपका ट्रेड डील को लेकर, खासतौर से इंडिया को लेकर या जापानीज टेंशन को लेकर कि कितने कुछ देशों के साथ या कुछ बड़े रीजन्स के साथ भी अगर 9 जुलाई तक डील हो जाती है तो ये कितना पॉजिटिव होगा दुनिया भर के मार्केट्स के लिए? देखिए, जहां तक मेरा ख्याल है कि अगर हो जाती है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव होगा, मगर सभी कंट्रीज के साथ 9 जुलाई तक ये हो पाए इसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। और वैसे भी यूएस में अभी 3 दिन जो है वो काफी छुट्टी का माहौल रहेगा बिटवीन, हम्म। जो लॉन्ग वीकेंड अभी आ रहा है वहां पे 4th ऑफ जुलाई, 5th एंड 6th ऑफ जुलाई। हम्म। सो 9 जुलाई में बहुत ज्यादा दिन बचे नहीं है, मगर मैं हम्म। समझता हूँ कि जापान के साथ जो इशू है वो एक्चुअली बहुत बड़ा इशू नहीं है। जापान जो है वो यूएस का राइस जो इंपोर्ट करता है उसमें जो है उन्होंने कुछ कटौती की है, उन्होंने वहां पर कुछ इश्यूज रेज किए हैं। तो उसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए और उन्होंने बोला कि हम जो है जापान के ऊपर पूरा का पूरा 25% टैरिफ लगा देंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये कोई आइडियोलॉजिकल इशू नहीं है। सो कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन बहुत आसानी से निकल सकता है, बिकॉज जापान जो है वो अपने राइस इंपोर्ट्स के वजह से अपनी ऑटो इंडस्ट्री को या अपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स या इक्विपमेंट इंडस्ट्री को इतना बड़ा नुकसान पहुंचने दे, ऐसा वो संभव नहीं है। सो आई थिंक जापान के साथ भी इशू रिजॉल्व हो जाएगा। इंडिया के साथ तो खैर काफी गहन जो है वो इस टाइम डिस्कशंस चल ही रहे हैं और काफी समय से चल रहे हैं। सो आई थिंक वन वे और दी अदर वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। सो मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, कुछ कंट्रीज के साथ तो 9 जुलाई तक ये रिजॉल्व हो जाएगा विवेक, मगर जिन हम्म। कंट्रीज के साथ नहीं हुआ उनके साथ भी अगर डिस्कशंस ऑनगोइंग है तो मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप उनके ऊपर टैरिफ बढ़ा देंगे। उनको जाहिर है कुछ दिनों का एक्सटेंशन मिल जाएगा। मगर हाँ, जहां पे उनको लगेगा कि भाई जो टेबल पे कोई बहुत ज्यादा लोग डिस्कशन के लिए आए नहीं हैं और बहुत ज्यादा सिंसेरिटी के साथ डिस्कशन नहीं हो रहा है, वहां हम्म। पे जरूर वो थोड़ा यूनिलैटरली कुछ डिसीजन ले सकते हैं। पर आई थिंक अधिकांश केसेस में मुझे ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं दिख रहा है। या तो चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी 9 जुलाई तक, या फिर कुछ समय का एक्सटेंशन मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्सटेंशन भी मिल सकता है, भले ही वो डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हों लोगों को, लेकिन हो सकता है कि थोड़ी थोड़ी बातें फ़ोन पर की वो अक्सर यू टर्न ले लेते हैं, तो कह देंगे कि वो फ़ोन पर अच्छी बातें हुई एंड वी आर वेरी नियर टू एन एग्रीमेंट विद जो भी डैश डैश कंट्री, तो फिर उसको टाइम एक्सटेंशन दे सकते हैं। एग्जैक्टली सर। सर एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर चल रही है इस समय कि कंपनियां बिटकॉइन खरीद रही हैं और पिछले कुछ क्वार्टर से उनकी एग्रेसिव बाइंग हो गई है, और अप्रैल जून क्वार्टर में कंपनियों ने करीब 1.31 लाख बिटकॉइन खरीदे और ETFs ने भी करीब 1,11,000 बिटकॉइन खरीदे हैं। अगर हम इनकी ग्रोथ देखें कि बिटकॉइन कौन सी मतलब कॉर्पोरेट्स कितना खरीद रहे हैं और ETFs कितने खरीद रहे हैं, तो Q2 में करीब 18% ग्रोथ रही है कॉर्पोरेट्स की बिटकॉइन खरीदने के लिए, वहीं ETFs की ग्रोथ रही है करीब 8%। Q1 में यानी कि जनवरी मार्च क्वार्टर में भी करीब 18% की ग्रोथ थी और 0.5% की ग्रोथ थी ETF की जिन्होंने की बिटकॉइन खरीदे।
अक्टूबर दिसंबर 2024 में करीब 66% की ग्रोथ थी कॉर्पोरेट्स की जिन्होंने की बिटकॉइन खरीदा, और 17% ETF की ग्रोथ थी, और Q3 में भी इसी तरह का कुछ रुझान था। सर, ये कॉर्पोरेट्स बिटकॉइन खरीद रहे हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक है, या ये एक डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं और जब से उन्होंने बोला कि मैं जो ये क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड है इसको और बड़ा बना देंगे, अमेरिका को इसकी कैपिटल बना देंगे, इसकी वजह से खरीद रही हैं? रिस्की चीज़ है इसमें, हालांकि कंपनियों के नाम तो नहीं पता है कि कौन सी कंपनियों ने खरीदे हैं दुनिया की, लेकिन इतनी ग्रोथ दिख रही है, लगातार वो खरीद रहे हैं, तो ये कुछ रिस्की एसेट है या इसको नॉर्मल लिया जाए? देखिए विवेक, जो एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी रही है बिटकॉइन को लेके यूएस के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, और वो है कंपनी कॉल्ड स्ट्रैटेजी, जो कि पहले माइक्रो स्ट्रैटेजी बोलते थे जिनको, उन्होंने फिर अपना नाम चेंज करके स्ट्रैटेजी कर दिया है, और माइकल सेलर उसके फाउंडर और चेयरमैन हैं। तो इन्होंने जो है वो पिछले कुछ सालों में बिटकॉइन में बहुत बड़ी पोजीशन बनाई है। इस समय उनके पास तकरीबन कोई 43 बिलियन डॉलर्स के उनके पास बिटकॉइन उस कंपनी ने खरीदे हुए हैं। और उनकी जो, अगर आप उनकी कंपनी की जो नेटवर्थ देखेंगे, तो अफेक्टिवली नेटवर्थ से भी ज्यादा उन्होंने जो है वो बिटकॉइन खरीदे हुए हैं, क्योंकि नेटवर्थ के अलावा उन्होंने बोरोइंग करके भी जो है वो बिटकॉइन खरीदा हुआ है। एंड दे हैव बीन अ मैसिव सक्सेस स्टोरी, बिकॉज उनका जो शेयर है वो पिछले 2-3 साल में तकरीबन 35 टाइम्स बढ़ गया है। एंड वो एक बिग लीग में आ गए हैं ओनली बिकॉज ऑफ बिटकॉइन। उनका जो सॉफ्टवेयर रेवेन्यू है, इट्स अ सॉफ्टवेयर कंपनी, मगर सॉफ्टवेयर रेवेन्यू कोई 110-120 मिलियन डॉलर का है, जो कि यूएस के टर्म्स में आप मान के चलिए कि नॉन एग्जिस्टेंट है। तो जो उनकी ये जो सक्सेस स्टोरी रही है, और वो जो है वो इतने बड़े स्टार बन गए हैं माइकल सेलर, और वो कंपनी इतनी ज्यादा लाइमलाइट में आ गई है, और उसकी एम कैप 35 टाइम्स बढ़ गई है। तो आई थिंक कई और कॉरपोरेट्स भी थोड़े से मोटिवेटेड फील कर रहे हैं कि उनको भी कुछ सिमिलर करना चाहिए, लाइक व्हाट स्ट्रैटेजी डिड इन बिटकॉइन। तो मुझे इस तरीके के कई केसेस मालूम है जहां पे कि वो लोग इस कंपनी की स्ट्रैटेजी को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये बात है। दूसरा, कुछ कंपनियां इसलिए भी ले रही हैं क्योंकि उनकी बहुत बड़ी वॉर चेस्ट है डॉलर्स में, और उनको लगता है कि सारे अमाउंट डॉलर्स में रखने के बजाय, बिकॉज डॉलर इज ऑल्सो अ डेप्रिशिएटिंग एसेट इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल करेंसीज, तो उनमें से कई कंपनियों ने जो हैं वो पिछले 2 क्वार्टर्स में, जब से डॉलर डेप्रिसिएशन शुरू हुआ है, उन्होंने पिछले 4-5 महीनों में उन्होंने बिटकॉइन में कुछ इन्वेस्टमेंट की है। एंड बिकॉज बिटकॉइन जो है वो, उसका ओवरऑल ट्रेंड हैज बीन पॉजिटिव फॉर द लास्ट 1 ईयर एंड मे बी इवन 2 ईयर्स, तो उसके वजह से जो है ये ट्रेंड एक तरीके से स्ट्रेंथ पकड़ चुका है विवेक। बट पर्सनली देखिए, आई एम एन इकोनॉमिस्ट, मुझे बिटकॉइन में लॉन्ग टर्म कोई वैल्यू नहीं दिखती है, तो आई विल नॉट रेकमेंड एनीबडी टू बाय इवन 1 बिटकॉइन। मगर ये जो कुछ सक्सेस स्टोरीज हुई हैं यूएस में, तो आई थिंक लोग उनको कुछ कॉपी कर रहे हैं, कुछ एम्यूलेट कर रहे हैं, कुछ रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज वॉट इट इज। बट अगर बिटकॉइन दोबारा से जो है वो 2030, इट्स अ वेरी वॉलेटाइल एसेट क्लास, आने वाले साल 1.5 साल में अगर दोबारा से वो 20-30-40% टूट गया, तो मुझे लगता है ये ट्रेंड में आप जो है वो काफी चेंज देखेंगे, और इनमें से बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो खरीदना बंद कर देंगी। ठीक, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं सर। भारत में रोजगार को बूस्टर दिया जा रहा है। कैबिनेट ने 1 लाख करोड़ के इंसेंटिव का ऐलान किया है, जो कि एम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव जिस स्कीम का नाम रखा गया। अगले 2 साल में करीब 3.5 करोड़ नई जॉब शुरू करने का टारगेट कर रही है गवर्नमेंट। पहली जॉब जो जिन लोगों को मिलेगी, उन जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनको इंसेंटिव मिलेगा। वो इंसेंटिव किस तरह से होगा कि जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए पर एनम तक की होगी, उसमें उनको 15,000 रुपये EPFO अकाउंट में उनके 2 ट्रांचेस में डाले जाएंगे। वहीं जो जॉब देने वाली कंपनी होगी, उन्हीं लोगों को उसको 2 साल तक इंसेंटिव मिलेगा, और 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। पहली बार जॉब करने वाले जो लोग हैं
वो इन 3.5 करोड़ लोगों में करीब 1.92 करोड़ एस्टिमेटेड हैं, तो करीब ये 2 करोड़ लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है, ऐसा सरकार सोच कर चल रही है। अभी ELI स्कीम की घोषणा बजट में ही हो गई थी। बजट में स्कीम पर 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोविज़न रखा गया था कि खर्च किया जाना है। स्कीम अब 1 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो जाएगी और 31 जुलाई 2027 तक चलने वाली है। सर, ये तो ठीक है कि लोगों को रोज़गार मिलेगा और पैसे भी मिल जाएंगे, इंसेंटिव के तौर पर कंपनियों को भी इसके लिए पुश किया जा रहा है कि आप नई जॉब्स दीजिए, लेकिन इससे जो कंजम्पशन बूस्ट होगा ये आप किस तरह से देख रहे हैं, और ये कंजम्पशन बूस्ट किस सेक्टर में जाएगा? ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में जाएगा या ये टू व्हीलर स्पेस में जाएगा? क्योंकि 1 लाख रुपए तक की सैलरी वाला बंदा लग्जरी क्लास में तो नहीं जाना चाहेगा, लेकिन हाँ, ये कंज्यूमर ड्यूरेबल या ऑटो सेक्टर में जाएगा या कहीं और जाना है ये? देखिए विवेक, ये स्टेप जो है काफी अच्छा लिया गया है। एंड मैं एज एन इकोनॉमिस्ट आई फील कि इस टाइम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इश्यूज जो इंडिया के लिए है वो है कि हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का सही फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ऑफ द unemployment among educated people, because of the underemployment in rural areas, because of the unemployment in urban areas. तो इन तमाम फैक्टर्स के वजह से हम अपने डेमोग्राफिक जो हमारे पास एक डिविडेंड है हम उसको एक्चुअली यूज नहीं कर पा रहे हैं। सो इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन विवेक, मगर मेरा ये भी मानना है कि फाइनली जॉब्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर को क्रिएट करने हैं, और प्राइवेट सेक्टर वाले जो हैं वो सिर्फ इंसेंटिव्स के वजह से जो हैं वो जॉब्स क्रिएट शायद करना मुश्किल होगा। तो मुझे नहीं लगता किस हद तक ये स्कीम कामयाब रहेगी अपने ऑब्जेक्टिव को मीट करने में। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल करेक्ट है, थिंकिंग करेक्ट है। आई थिंक हम इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, बट आई एम अ लिटिल स्केप्टिकल, क्योंकि जिस तरीके से एआई, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग, इनके वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है, और जो काम ह्यूमन बीइंग्स करते थे वो काम अब जो है वो मशीन्स कर सकती हैं, जहाँ पे केवल आपकी कैपिटल कॉस्ट है, आपकी रनिंग कॉस्ट ना के बराबर है। ऐसे माहौल में इस स्कीम के वजह से कितने लोग एक्चुअली एम्प्लॉय होते हैं, इट इज़ टू बी सीन। बट यस, अगर सक्सेस होता है तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट जो है वो FMCG, पर्टिकुलरली दी लोअर ब्रांड वंस, बिल्कुल टॉप ब्रांड शायद ना होके थोड़े से जो लोअर लेवल पे जो ब्रांड्स हैं उनको फायदा होएगा, टू व्हीलर कंपनीज को फायदा होएगा, कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को फायदा होएगा, कुछ लो कॉस्ट हाउसिंग को फायदा होएगा। बट इट इज टू बी सीन कि इसका एक्चुअल ऑन ग्राउंड इम्पैक्ट कितना होता है विवेक। ठीक है सर। एक सर, आजकल पेंट इंडस्ट्री में बड़ा हलचल चल रही है कि अब 2 खबरें हैं। पहले मैं पहली खबर से शुरू करता हूं। JSW और एक्जोनोबल डील जो जिसमें की गई थी, जिसमें कि एक्जोनोबल का एक्विजिशन करने जा रही है JSW पेंट। अब JSW बोल रही है कि हमारा फंडिंग का जो अरेंजमेंट है वो पूरा हो चुका है। 13,000 करोड़ रुपए का टोटल स्पेंडिंग है, जिसमें कि 70% जो रकम है वो अपने इंटरनल सोर्सेज से रेस कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि 30% अमाउंट के लिए हम PE पार्टनर की तलाश कर रहे हैं। अगर वो मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो भी हम अपने इंटरनल रिसोर्सेज से ही पूरा फंड कर लेंगे 13,000 करोड़ रुपए की डील को। इसमें डील में है क्या कि एक्जोनोबल के जो प्रमोटर हैं उनके पास ऑलमोस्ट 75% स्टेक है। वो पूरा का पूरा 75% स्टेक JSW पेंट खरीदेगी। बाकी जो हिस्सा रहेगा उसके लिए उनको ओपन ऑफर लाना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंडेटरी है सेबी की तरफ से। तो एक्जोनोबल को लिस्टेड एंटिटी के तौर पे छोड़ देगी JSW पेंट, और उसमें फिर रिवर्स मर्जर भी कर सकती है, यानी कि JSW पेंट अपना मर्ज कर लेगी एक्जोनोबल के साथ बिजनेस, और फिर एक बड़ी पेंट एंटिटी यहाँ पर लिस्टेड रहेगी एक्जोनोबल। सर, इस खबर को किस तरह से देखें और इसका एक्जोनोबल पर किस तरह से इम्पैक्ट देखें कि एक्जोनोबल एक बड़ी कॉर्पोरेट बनने जा रही है विद इंडियन प्रमोटर, और उसका पॉजिटिव इंपैक्ट ज़्यादा होगा या नेगेटिव इंपैक्ट होगा कि इंडियन प्रमोटर आगे अभी तक उसको एक मल्टीनेशनल कंपनी के तौर पर दिखता था मार्केट, या इस तरह से देखेगा कि 2 बड़े जाइंट मिलेंगे और एक बड़ी कैपेसिटी ऐड होगी और उसके बाद ये एक डोमिनेंट पोजीशन पर आने की कोशिश करेंगे?
Vivek, I am very positive on the merger. I think it's a very very good move और Akzo Nobel globally भी और इंडिया में भी एक बहुत बड़ा नाम है. ड्यूलक्स पेंट जो है वो एक बहुत बड़ा उनका एक ब्रांड है और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड ये पूरा ग्लोबल कंपनी है एक्जो नोबल. और इसके बाद जो है JSW, द कंबाइंड कंपनी विल बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इन द कंट्री. सबसे ऊपर ऑफ कोर्स एशियन पेंट्स है, देन बर्जर पेंट्स है, देन केंसाई नेरोलैक है. फोर्थ नंबर पे जो है JSW एंड एक्जो नोबल का कॉम्बिनेशन हो जाएगा. सो डेफिनेटली ये इन्होंने प्रीएम्प्ट भी किया है जो नए न्यू कमर्स जो हैं, जैसे ग्रासिम के आदित्य बिरला पेंट्स, और इनको जो है इन्होंने थोड़ा सा प्रीएम्प्ट भी करने की कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ दिस मर्जर. बट आई थिंक एक्जो नोबल इज अ वेरी वेरी गुड ब्रांड एंड मुझे लगता है कि इससे JSW को मोमेंटम मिलेगा and they will be a few steps ahead in the race compared to some of the other players. And I think आने वाले टाइम में इट इज पॉसिबल कि ये जो टॉप 3 का ये जो एक क्लोज क्लब है उसको भी वहां पर भी ये लोग कुछ ब्रेक करें और दे मे इवन बी इन द टॉप 3 इन द टाइम टू कम. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट मूव बाय JSW. ठीक है, तो ग्रेट मूव और एक्जो नोबल पर पॉजिटिव. एक हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं. अब हमारे साथ अरुण मंत्री सर भी जुड़ चुके हैं. अरुण सर, हाय, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. अरुण जी, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है सर? जी, आ रही है मेरी आवाज़ आपको? ठीक है सर, बिल्कुल करेक्ट. गुड मॉर्निंग सर. सर, अरुण सर, कैसे देख रहे हैं मार्केट को? आज पॉजिटिव नोट के साथ खुला था लेकिन अब नेगेटिव साइड पर आ गया है और 250 पॉइंट इस समय बैंक निफ्टी डाउन है. बैंक निफ्टी का अगर हम ट्रेंड देखें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है. कैसे देख रहे हैं सर बैंक निफ्टी को और मार्केट? जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल आ रही है सर, बताएं. जी, ओवरऑल मुझे लग रहा है मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेशन रहेगा. थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक्स में आ सकते हैं क्योंकि थोड़े ओवरबॉट सिचुएशन में 25,200 25,300 ब्रेकआउट लेवल है. तो एक ब्रेकआउट लेवल वापस रीटेस्टिंग हो सकती है 25,300 तक. तो ओवरऑल ट्रेंड अभी भी मजबूत है, इसीलिए शॉर्ट टर्म हिकअप्स रहेंगे. 25,300 तक हो सकता है मार्केट जाए क्योंकि 25,250 25,300 एक रेजिस्टेंस था जो हमने तोड़ा है, तो उसकी यूजुअली ब्रेकआउट की रीटेस्टिंग होती है. तो 25,250 25,300 तक हो सकता है मार्केट आए. तो वहां से मुझे लग रहा है वापस अप टर्न मार्केट में रहना चाहिए. तो एक डिप आ सकता है 150-200 पॉइंट का. वहां से मार्केट मुझे लग रहा है वापस रिवर्स होना चाहिए. ठीक है. मैं सर से, अमित सर से पेंट इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा था. अमित सर, एक चीज़ और खबर, जो दूसरी खबर इस समय मार्केट में है वो है एशियन पेंट वर्सेस ग्रासिम. देखिए, कंपटीशन कर रहे हैं अलग चीज़ है, लेकिन कंपटीशन में अब मामला CCI तक पहुंच गया. ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया. दोनों की भिड़ंत हो गई है. ग्रासिम ने एशियन पेंट्स पर एलिगेशन लगाए हैं कि डीलर्स को एशियन पेंट भड़का रहा है कि बिरला ओपस जो इन्होंने ब्रांड लॉन्च किया था ग्रासिम ने अपने पेंट का, उसको बेचने से रोकने की कोशिश कर रहा है एशियन पेंट. डीलर्स को अपनी डोमिनेंट पोजीशन का हवाला दे रहा है एशियन पेंट कि अगर आपने उनका माल बेचा तो हो सकता है कि एशियन पेंट ये कह रहा हो कि हम अपना माल नहीं देंगे, आप फिर बिरला ओपस ही बेच लो. अब एक पेंट का डीलर है, अगर वो केवल बिरला ओपस बेचेगा तो भी शायद उसके लिए अभी इनिशियल लेवल पर दिक्कत रहेगी. लेकिन हाँ, अगर वो बिरला ओपस नहीं बेचता है तो उसकी कॉम्पिटिटिवनेस या मार्जिन्स कम होते हैं. CCI ने एशियन पेंट्स के खिलाफ जांच के आदेश भी दे दिए हैं. सर, ये एशियन पेंट के पीछे इस समय, एशियन पेंट के वैसे दिन तो ठीक चल नहीं रहे, वो जो भी कुछ कर रहे हैं वो फंस जाते हैं. एक तो दो बड़े प्लेयर आ गए मार्केट में, दूसरा फिर उन पर अब CCI भी पीछे लग गया. कैसे देखें सर, अमित सर? देखिए जी, प्राइमा फेसी विवेक अगर हम देखते हैं एंड इफ यू लुक एट द एनेक्डोटल एविडेंस, तो जो ग्रासिम कह रहे हैं, आदित्य बिरला पेंट्स जो कह रहे हैं, इट सीम्स टू बी करेक्ट. दैट्स माय व्यू एंड आई मे बी रॉन्ग, बट आई थिंक जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है. एंड एशियन पेंट्स सभी को मालूम है कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है. देव गॉट अ वेरी स्ट्रांग ग्रिप ऑन देयर
डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क। इनफैक्ट एशियन पेंट की जो सक्सेस स्टोरी है पिछले 20-25 साल की, उसमें उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है प्रॉबेबली उसने सबसे बड़ा रोल प्ले किया है। और ये उनके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स उनके बहुत पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। सम ऑफ देम आर इन देयर सेकंड जनरेशन इफ नॉट द थर्ड जनरेशन। तो ऐसे में जो है आई थिंक एनेक्डोटली इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू कंसीव, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू सी कि वो लोग जो हैं थोड़ा आर्म ट्विस्टिंग हो रही है कि भाई अगर आप दूसरे का प्रोडक्ट बेचोगे तो आप फिर हम आपको अपना प्रोडक्ट नहीं देंगे। एंड ऑब्वियसली फॉर मोस्ट ऑफ दोज डीलर्स देयर ब्रेड एंड बटर इज एशियन पेंट प्रोडक्ट्स। सो आई थिंक मामला जो है वो सीसीआई के पास पहुंच गया है। सो ऑब्वियसली वी ऑल नो कि जस्टिस विल बी डन इवेंचुअली, बट इट्स अ सीरियस इशू एंड आई थिंक इट इज येट वन मोर सेटबैक फॉर एशियन पेंट्स। And this is not going to end very well for them. And I think वो शायद इस टाइम वो काफ़ी एक डेस्परेट सी सिचुएशन में आ गए हैं, बिकॉज एक तरफ ग्रासिम है, दूसरी तरफ JSW और एक्सो नोबल का अब ये कॉम्बिनेशन होने वाला है। देर आर अदर प्लेयर्स ऑल्सो इन द फ्रे। सो आई थिंक दे आर इन अ टाइट स्पॉट एंड हम लोग जो है एशियन पेंट पे बहुत टाइम से जो है हम लोग बेयरिश रहे हैं। एंड आई एम स्टिल नॉट बुलिश, बिकॉज स्टिल अगर आप पी रेशियो देखेंगे एशियन पेंट का तो वो अभी भी कोई 60 समथिंग होएगा। So I don't think this story is looking very good for the next few years or maybe even many years to come. Right, sir. एक और डेटा सर जो कि ब्लॉक डील और बल्क डील के ज़रिए मिलता है, उसमें एक डेटा हम दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे कि कल बड़े इंस्टीट्यूशंस ने FIs जिनको हम बोलते हैं, उन्होंने क्या ख़रीदा क्या बेचा। तो भारती एयरटेल गोल्डमैन सैक्स बाय करके गए हैं 2009 के लेवल पर, 2009 रुपये 60 पैसे पर करीब 1 लाख शेयर। HAL भी उन्होंने बाय किए हैं करीब 4870 रुपये के भाव पर। कजारिया और रेमंड रियलिटी सेल कर गए। रेमंड रियलिटी कल ही लिस्ट हुआ था जो डिमर्जर के बाद रेमंड की, और उसमें नॉर्जस बैंक ने करीब 1006 रुपये के भाव पर 4.25 लाख शेयर करीब बेचे हैं। और कजारिया में भी एक अच्छा बड़ा चंक बिका है JP मॉर्गन की साइड से, करीब 8.25 लाख शेयर 1068 के भाव के आसपास। अमित सर, इसमें भारती एयरटेल और HAL यहाँ पर 2 बड़ी बाय की गई हैं गोल्डमैन सैक्स की तरफ से। इन दोनों पर आपका आउटलुक सर? देखिए, मेरा आउटलुक डेफिनेटली HAL पे नेगेटिव है बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन कंसर्न। मार्च में व्हेन द स्टॉक वाज 32-3300 वी वर वन ऑफ द मोस्ट अग्रेसिव बायर्स इन HAL बिकॉज हमें क्लियरली दिख रहा था दैट द स्टॉक इज ओवरसोल्ड एंड इट्स गोइंग टू रीबाउंड। मगर आई थिंक अभी ये जो 4900-5000 रुपीस के जो रेट्स हैं यहाँ पे मुझे HAL मुझे नहीं अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन इशू। रही बात भारती की, सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी प्रॉब्ली अ स्लो एंड स्टेडी परफॉर्मर हो सकता है, मगर भारती में यहाँ से कोई बहुत विशेष अपसाइड नहीं दिख रहा है बिकॉज आप देखें तो पिछले कई साल से भारती का शेयर थोड़ा करके बढ़ रहा है। बट आई थिंक यहाँ से फर्दर कोई बहुत ज़्यादा मुझे बढ़ने का वहाँ पे स्कोप नहीं लगता है। बट HAL फॉर मी इज सेल ऑन एवरी राइज। ठीक है, तो HAL पर सर की राय और भारती पर अरुण सर आपकी राय। कजारिया और रेमंड दोनों में यहाँ पर बड़े जो रिसर्च हाउसेज हैं JP मॉर्गन और नॉर्जस बैंक इज ए इन्वेस्टर काइंड, इन्होंने एक बड़ा सेल किया है रेमंड रियलिटी पर लिस्ट होते ही, और कजारिया में एक बड़ा सेल किया JP मॉर्गन ने। सर इन दोनों पर आपका आउटलुक? आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा? जी सर। जी, कजारिया पे मेरा व्यू पॉजिटिव है। ओवरऑल टेक्निकली मुझे लग रहा है एक बेस फॉर्मेशन काफी अच्छा देखने को मिला है। टेक्निकली 1220-1240 तक मुझे लग रहा है कजारिया जाना चाहिए। तो कजारिया नो डाउट इंस्टीट्यूशन की थोड़ी सेलिंग देखने को मिल रही है, पर टेक्निकली अभी भी मुझे लग रहा है ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और विवेक जी, HAL की जहां तक बात है, HAL भी मुझे लग रहा है बेस फॉर्मेशन कर रहा है। 4700 से 4750 का एक सपोर्ट अच्छा बना हुआ है। तो जब तक HAL 47 को होल्ड कर रहा है विवेक जी, मुझे लग रहा है पॉजिटिव रहना चाहिए। ओवरऑल स्टॉक का स्ट्रक्चर अभी भी मजबूत है। जहां तक रेमंड की बात है, रेमंड जो ओवरऑल 1250 के आसपास चल रहा है, इस स्टॉक में मुझे लग रहा है साइडवेज मोमेंटम है, और अगर मोमेंटम यहाँ से बनता है तो 1400 की तरफ बढ़ना चाहिए। तीनों में अगर विवेक जी कंपेयर करते हैं तो कजारिया सिरमिस का चार्ट मुझे लग रहा है वो काफी हेल्दी चार्ट है, वहाँ पे मोमेंटम काफी अच्छा हो सकता है।
मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।